गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम माता का अंचल पाठ का बचा हुआ भाग आपके सामने समझाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक एक शब्द एक एक पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, तो पैराग्राफ वाइज में चल रही हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या भावार्थ हो सकता है, कुछ ऐसा है समझाने का, तो उससे समझाते भी चल रही हूँ। तो हमने देखा था कि बच्चा जब माँ उसके सर में तेल लगा देती है, वो रोता है, उसे दर्द होता है, माँ खींच के चोटी बना देती है और बाहर जाकर फिर वो बाबूजी की गोद में बाहर जाता है। बाबूजी दुलारते हैं और जैसे ही दोस्त मिलते हैं वो अपना सारा दुख भूल जाता है। और उसके पश्चात उनके खेलों का वर्णन किया गया, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं। आपके सामने स्क्रीन में गद्य है, मैं उसे ही समझा रही हूँ कि बच्चे क्या खेलते थे उन दिनों। तरह तरह के नाटक करते थे बच्चे वो खेलते हैं बचपन में जो वो अपने आसपास देखते हैं। तो उन दिनों इस तरह के न तो डिवाइस थे न गेम्स थे, तो बच्चे जो घर में देखते थे, जैसे विवाह का आयोजन देखते थे, रामलीला का आयोजन देखते थे, तो उन्हीं को खेल बनाकर खेलने लगते थे। तो ये कह रहे हैं कि रंगमंच बनता था, हम नाटक खेलते थे, सरकंडे के बांस के डंडों का खम्भे लगा के थे, कागज़ का चंदुआ शामियाना बनाते थे, मिठाइयों की दुकान लगाते थे और मिट्टी के ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़े के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के, लकड़ी के ठीकरों के, बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, छोटे छोटे टुकड़े, और धातु के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते तो उनके पैसे बनाए जाते। और बच्चे आपस में कोई दुकानदार बन जाता, कोई ख़रीदार बन जाता, इस तरह वो अपना खेल खेलते। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि उन दिनों के बच्चे कैसे खेल खेला करते थे। तो आप सुनेंगे तो आपको ठीक से अंदाज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, मतलब उसे बंद करके, हम लोग घरौंदा बनाते थे, घर बनाते थे। ठीक है, मिट्टी का घर बना लेते थे, रेत का घर बनाते थे, घास का छप्पर लगा लेते थे, उस पर छाया कर देते थे। दातून के खम्भे, दातून होता है बच्चों नीम के पेड़ से जो दांत मांजने के लिए, दांत में ब्रश करने के लिए दातून बनाए जाते हैं, उनका खम्भे बनाते थे। दिया सलाइयों के खाली डिब्बों को जमा करके उनके किवाड़ बनाते थे। घड़े के जो टुकड़े हैं उनके चूल्हे, चक्की, दिए की कढ़ाई और बालू की चीनी बना लेते थे। तो हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार होते हैं पकवान, भोजन तरह तरह के। तो इस तरह से अपने पकवान मिट्टी से, इन चीज़ों से, खाली फालतू चीज़ों से तैयार करते थे। तो हम ही लोग, बच्चे लोग आपस में बनाते थे, आपस में बैठा लेते थे और खाना खाते थे। तब बाबूजी आ जाते थे। बाबूजी इनके खेलों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। वो आ जाते थे तो जैसे ही जीमने खाने बाबूजी बैठते थे तो हम हंसकर अपने उस घर को, रेत के घर को बिगाड़ देते थे, मिट्टी के घर को, और भागकर चले जाते थे। वो भी हंसते हंसते कहते थे कि अब अगला भोजन कब होगा। तो बाबूजी खेलों में भी इनका साथ दिया करते थे। आगे देखिए। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, बारात की एक्टिंग भी करते थे बच्चों। ये बच्चे लोग, उन्हीं में से एक दूल्हा बन जाता था, एक दुल्हन बन जाती थी। तो करते क्या थे कि कनस्तर का तंबूरा बजता, जो कनस्तर खाली तेल और घी आदि के डिब्बे होते हैं, उनका बाजा बजाया जाता था। अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती थी। अमोला होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आम जब हम खाते हैं उसकी गुठली को ज़मीन में डाल दिया जाता है या ऐसे ही उसे घिसा जाता है। तो जब वो थोड़ा सा घिस जाता है, अंदर की गुठली दिखाई देने लगती है, तो उससे बाजा बन जाता है। तो बचपन में बच्चों हमने भी बजाया है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, कभी घर में पेरेंट्स से पूछिएगा तो उन्होंने बजाया होगा। तो बहुत अच्छा बाजा बनता है, पी पी की आवाज़ आती है उससे। तो उसकी शहनाई बजाई जाती थी, चूहेदानी की पालकी बनती थी, और एक व्यक्ति समधी बनकर, मतलब दूल्हे का पिता बनकर, बकरे पर चढ़ लेता था। बकरियां चढ़ती होंगी वहाँ पर, उन पर चढ़ जाता था और बारात ले जाने का दृश्य करते थे। तो इस तरह से केलों के पत्तों से आंगन सजाए जाते थे। कुल्हिए का कलसा रखा जाता था, छोटा सा कुल्हड़ जो होता था उसका कलशा बना लिया जाता था। बारात फिर लौटाती थी और खाली एक खटोले पर, बैठने वाले खटोले पर लाल ओहार, लाल घूंघट सा डालकर दुल्हन के आने का नाटक किया जाता था। और जैसे ही बाबूजी दुल्हन को देखना चाहते, हम हंसकर भाग जाते। मतलब बाबूजी इनके खेलों में शामिल होते तो ये शर्मा कर क्या कर जाते थे, भाग जाते थे। और थोड़ी देर में लड़कों की मंडली जुड़ जाती थी। लड़कों की मंडली मतलब फिर लड़के दोस्त जुड़ जाते थे। उनका इकट्ठे होते ही वो लोग खेती करने लगते थे। तो
खेती करने के लिए भी वो मूंज की पतली रस्सी, वहाँ कहीं आप आसपास रस्सी मिल जाती होगी तो बैल बना लिए जाते थे, मोट खींचने लग जाते थे। 2 लड़कों को बैल बना लिया जाता था। मोट खींचना उनके कंधों पर बच्चों जब हल चलाया जाता है तो लकड़ी का एक खंभा सा रखा जाता है दोनों के कंधों पर, जिस पर हल बांधा जाता है, तो उसे मोट कहते हैं। चबूतरे को खेत बना लिया जाता, कंकड़ के बीज बनते और इस तरह से बच्चे खेतों की भी खेती करते। क्यों ऐसा खेल करते थे? क्योंकि अपने आसपास समाज में वो ऐसा ही देखते थे। तो उसके बाद वो क्या क्या गाते थे, देखिए इस पाठ में आप देखिए उस समय के किस्से जो काव्य के रूप में आपस में गांव ग्रामीण संस्कृति में बोले जाते थे, उनका भी प्रयोग हुआ है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है किसमें, इस पाठ में क्या विशेषता है। ऊंच नीच में गई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, इसमें सारी क्यारी ख़त्म हो गई और उसमें फिर जो उग जाता है वो हमारा होता है। इस तरह से गाते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, फिर खाली खाली नाटक करते थे, फसल को पैरों से रोद देते थे और उस रौंदी हुई फसल को सूप में, कसोरा होता है, कसोरे का सूप बनाकर, एक जो मिट्टी का कटोरा टाइप का होता है उसका सूप बनाकर ओसाते का मतलब है बच्चों, जैसे आपने माँ को कभी दाल और चावल थाली में या सूप में कभी बीनते हुए देखा होगा, वो हवा में उड़ाती हैं तो हल्की चीज़ें उसमें क्या हो जाती हैं, आगे आ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन छोटी छोटी चीज़ों पर। तो उस फसल को वो लोग तैयार कर लेते थे। इस बार फिर बाबूजी आते थे और कहते थे भोलानाथ खेती कैसी हुई, तो फिर ये लोग खेती खलिहान छोड़कर क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। मतलब उस रास्ते से जाने वाले लोग भी बच्चों को खेलते हुए देखते थे। ठीक है, जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी एक स्थान है, होगा गांव में, वहाँ मेला लगता होगा। तो जब झुंड के झुंड लोग गांव में मेले को जानते थे तो हम लोग कहते थे चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, है ना। तो ये लोग गाने लगते थे, ये गांव के किस्से थे कि चलो भैया हम ददरी चलते हैं, वहाँ सत्तू पिसाएंगे। सत्तू एक तरह का अनाजों से बना हुआ पदार्थ होता है। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते, ओहारदार पर्दे से ढकी हुई घूंघट वाली पालकी देखते, तब ये बच्चे खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी। ठीक है, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो रहरी में रहरी पुरान रहरी, जो अरहर होती है दालों में, जब पुरानी हो जाती है तब वो और स्वादिष्ट हो जाती है। और डोला के कन्या हमार मेहरी, डोले में बैठी हुई जो लड़की है वो हमारे गांव की है, बहुत सुंदर है। तो एक बार इनके साथ क्या किस्सा हुआ, इन्होंने बताया, एक बूढ़े वर को इन्होंने देखा। बूढ़े वर मतलब बूढ़े दूल्हे को देखा। बच्चों उन दिनों बेमेल शादियां भी होती थी। बहुत बूढ़ा व्यक्ति भी यदि उसकी पत्नी मर जाती थी तो वो किसी छोटी लड़की से जो गरीब होती थी या कुछ होती थी जिसके पास धन नहीं होता था, उससे शादी कर लेता था। तो बूढ़े वर को देखकर इन्होंने, जिसका चेहरा इन लोगों को लगा घोड़ी की तरह, तो घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी देखा नहीं था, तो ये चिढ़ गए कि इतना बूढ़ा दूल्हा है और उसका मुंह घोड़े की तरह है। तो ये लोग उसको चिढ़ाने लगे। आम की फसल में खूब आंधी आती है, आंधी से कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। अपने गांव की बात बता रहे हैं उन दिनों कि जिस दिन आंधी होती थी उस दिन बच्चों की मौज आ जाती थी, क्योंकि आंधी के पश्चात बच्चे बाग में दौड़ जाते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम जापते थे। जो पके हुए आम होते थे घुले हुए, उनको ये लोग खा डालते थे बिना धुले बिना कुछ किए। आज के सोचिए कोविड के टाइम में हम क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो उन दिनों प्रकृति बिल्कुल शुद्ध थी, बाग में जाकर ही वहीं के आम खा लेते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। तो जब आंधी आती थी उसको देखकर भी ये कविता की पंक्तियाँ बनाने लगते थे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा न रुक रही। तो हम 1 पैसे का लाए और इतना लाए कि बाजार में भी गिर गया, बरखा उधरे बिलाई, और बरखा में भी भीग गया, लेकिन बारिश नहीं रुकी। मूसलाधार पानी होने लगा, तेज़ तेज़ पानी बरसने लगा।
हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। तो ये लोग बाहर होंगे पेड़ों की जड़ में पानी से बचने के लिए, पेड़ों के बिल्कुल बगल में सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। ये भी शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, अगर आपके घर में पेट होता है बच्चों, एक तरह का कीड़ा होता है गोल गोल काले रंग का, जो इनके कान के आसपास जानवरों के शरीर में चिपक जाता है। अगर पेट जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरियां, तो उनके कान में भी चिपक जाता है और कुत्ते के कान में भी चिपक जाता है, जिसे जो उसका उनका खून चूसता है, इसे निकालना पड़ता है। तो जिस तरह से वो कुत्ते के कान में चिपक जाती है, वैसे बच्चों ने कहा है कि वो कहाँ चिपक जाते थे, पेड़ के पास चिपक जाते थे। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, लेकिन बरखा हुई नहीं, रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अब बारिश बंद हुई तो बिच्छू निकल आए ज़मीन से। वो लोग, बच्चे लोग डर कर भागे। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। इनका एक दोस्त था बैजू, वो बहुत ज़िद्दी था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला। तो उस बारिश के बाद ही बाग के पास मूसन तिवारी उस गांव के ही व्यक्ति थे जो मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को दिखता कम था। बैजू उनको चिढ़ाने लगा, बूढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो बूढ़ा बेईमान करेले की सब्जी की इच्छा कर रहा है। तो हम लोग भी बैजू के साथ, अपने दोस्त के साथ यही गाने लगे। मूसन तिवारी बहुत नाराज हो गए। इनको सीधे इनकी पाठशाला में गए और वहाँ से चारों लड़कों को पकड़कर पाठशाला में मंगवा लिया गया और गुरुजी ने इनको खूब मारा। और जब ये बात इनके पिता तक पहुंची, देखिए बाबूजी ने हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में। आपको पता है इनके पिता इनसे बहुत प्यार करते थे, लेखक से। तो वो पाठशाला आ गए, गोद में उठाकर पुचकारने लगे, प्यार करने लगे। हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, लेकिन जितना बाबूजी चुपाते थे ये और रोते थे। आपने देखा होगा, जब कभी हम बचपन में रोते थे, कोई चुप कराने वाला मिल जाता था तो हमारा रोना क्या हो जाता था, और तेज हो जाता था। ठीक है। वहाँ से गुरु की चिरौरी करके हमें घर ले गए और गुरु से कहकर उनकी खुशामद करके घर ले आए। और जैसे ही घर ला रहे थे, इतने रोने धोने के बाद, रास्ते में फिर इनके दोस्तों का झुंड मिल गया और ये उतर कर भाग गए। माई पकाई गगर गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। बच्चे गा रहे थे कि हमारी माँ ने पुआ पकाया है, हम पुआ खाएंगे और हम जुआ नहीं खेलेंगे। ताश के खेल को बच्चों जुआ कहा जाता है। फिर क्या था, इन्होंने, लेखक ने रोना धोना छोड़ दिया, बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों के साथ शामिल हो गए। इसमें ये बताया है कि बच्चे जब भी परेशान होते हैं, अगर उनके मित्र मिल जाए या खेलने की बात आए, तो उनके सारे दुख या सारी परेशानियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो फिर ये खेत में खेलने लगते थे। खेत में ही अनाज के बीच में गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तो चिड़िया को ज़ोर ज़ोर से, चिड़िया उड़ रही थी, अनाज खा रही थी, तो कह रही थे कि ये राम जी का खेत है, राम जी का अनाज है, राम जी की ही चिड़िया है, तो चिड़िया खूब सारा अनाज खा लो। तो कुछ दूर बाबूजी के साथ कुछ आदमी जो हमें देख रहे थे, वो कह रहे थे कि चिड़ियों की तो परेशानी आई है, बच्चों से डर रहे हैं, लेकिन बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका क्या है, खेल है। उसके पश्चात ये लोग खेत के पास ही गए, टीले के पास, जहाँ मिट्टी थोड़ा ऊंची थी, चूहे का बिल था, उसमें क्या करने लगे, पानी डालने लगे, पानी उलीचने लगे, पानी डालने लगे। तो जैसे ही पानी डालने लगे तो शिवजी का एक सांप निकल आया वहाँ से। ये इन्होंने शिव का सांप कहा है, ये खाली हास्य व्यंग के लिए कहा है। उस बिल में कोई सांप रहता होगा, वो निकल आया। तो सांप को देखते ही ये लोग घर की तरफ भागे। तो कोई किसी तरह भागा, कोई गिरता पड़ता भागा, किसी के पैर लहूलुहान हो गए, सारी देह में छिल गई, कहीं कांटे लगे, कहीं गिरे, कहीं पड़े। तो इस तरह से इनके पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तो नंगे पैर थे, चप्पल जूते नहीं पहने थे, तो इनके पैरों के तलवे छिल गए, उनसे खून निकलने लगा। तो इसके पश्चात ये घर आए। बाबूजी बाहर की बैठक के ओसारे में बैठे थे, आंगन में बैठे थे, लेकिन ये बाबूजी की गोद में नहीं गए। यहीं पर पाठ का सार है बच्चों, माता का अंचल। और सीधे कहाँ चले गए, माँ की गोद में चले गए। मैया की चावल अमिनिया कर रही थी। मैया क्या कर रही थी, चावल बीन रही थी। हम उनके आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, प्यार करती,
ठीक है। कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ हमें चूम लेती, बड़े संकट में पड़ गई। माँ अपने बच्चे को परेशान देखकर बहुत परेशान हो गई और झटपट उन्होंने हल्दी पीसी, हमारे घावों पर लगाई। घर में शोर मचने लगा कि क्या हो गया। हम केवल धीरे धीरे सिसकते हुए माँ की गोद में पड़े रहे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था डर के मारे। किसको देखकर? सांप को देखकर। ये भी आ सकता है बेटा। पाठ के अंत में लेखक अपनी माँ की गोद में क्यों छिप गए। और ये पाठ माता का आंचल, मैंने पहले भी बताया माँ का आंचल किस तरह से सार्थक शीर्षक है। ठीक है। तो हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाया न छोड़ी। तो लास्ट में कवि ने पूरे पाठ का सार दर्शाया है कि हर बार वो अपने पिता के पास जाते थे, लेकिन आज वो बहुत परेशान हैं, तो वो झट से कहाँ चले गए हैं? अपनी माँ की गोद में चले गए हैं और पिता के बुलाने पर भी उनके पास नहीं गए हैं। तो यही इस पाठ का मुख्य केंद्र बिंदु है कि बच्चे चाहे पिता को या किसी अन्य व्यक्ति को बहुत प्यार करें, लेकिन दुख और पीड़ा के समय वो करुणा या प्रेम की उम्मीद किससे करते हैं? अपनी माँ से करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ आज हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए काफ़ी हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर भी मैं अगली कक्षा में आपके लिए भेज दूँगी बच्चों। तो इस तरह से हमने आज बचे हुए पाठ का भावार्थ पढ़ा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पाठ आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों कभी वॉक करते हुए कान में माइक्रोफोन लगाकर भी आप इस पाठ को सुन सकते हैं। तो पाठ के शब्द जहाँ भी समझाए गए हैं या भावार्थ समझाया गया है, आपको बिना टाइम अपना बर्बाद किए याद हो जाएगा। आपका वॉक भी हो जाएगा और आपका पाठ भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।